भाइयों बहनों, आपका मेरे इस चैनल, इसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ स्टे फिट, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई साल तक शिक्षा पाई। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया और इनमें से काफ़ी मरीज़ नाक के रोगों से ग्रस्त थे, तो इनका मैंने इलाज किया और 2 से 4 हफ्तों में उनको मैंने नाक के रोग से मुक्ति दिलाई। भाइयों बहनों, नाक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य काम यह है कि जो भी हवा सांस के द्वारा नाक में प्रवेश करे वह फेफड़ों तक पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, सॉलिड मैटर्स ना हो, इरिटेट करने वाले केमिकल्स जैसे एलर्जेंस हैं वो भी ना हो, हार्मफुल केमिकल्स भी ना हो और हार्मफुल गैसेस भी ना हो। तो ये इतना काम करने के लिए नाक में उनके अंगों का विशेष योगदान होता है। तो पहले मैं आपको जो नाक की संरचना है इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए, आप जो देख रहे हैं ये नाक, जैसा आप जानते हैं, ये आँख के बीचों बीच में मुंह के ऊपर है। ये ट्रायंगुलर शेप भी है। सामने 2 छिद्र छेद दिखाई पड़ रहे हैं, ये नॉस्ट्रिल्स हैं। बीच में एक पार्टीशन है। ये पार्टीशन आगे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक इस नाक को 2 भागों में बांट देता है। तो ये 2 नॉस्ट्रिल्स ऊपर तक जाते हैं। अब देखिए, नाक के दोनों ओर 4 पेयर्स, 1 2 3 4 साइनस के होते हैं। ये साइनस हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो लगातार एक चिपचिपा तरल पदार्थ सिक्रेट करती है और ये म्यूकस जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं इनको बाहरी धोकर निकाल देती है। तो ये देखिए, 1 2 3 4 ये साइनस हो गए। अब देखिए कि नाक का अगर हम लंबाई में अगर कोई सेक्शन काटें लंबाई में, तो हम क्या पाएंगे कि देखिए, नाक का जो अगला भाग है वो कार्टिलेज का है, ऊपर का ये बोन का है। इसमें ऊपर की ओर जो एक बोन है ये एथमॉइड बोन है और सबसे नीचे जो जबड़े के ऊपर है ये पैलेंटाइन बोन है। और इस तरह से ये पूरा जो एरिया है ये पूरा साइनस चैम्बर है जो सुरक्षित है चारों ओर से बोन से। अब देखिए, नाक के परपेंडिकुलर 3 मस्कुलर
स्ट्रक्चर्स लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो है ये एक फ्रंटल है, एक एथमॉइड है और एक मैक्सिलरी है, 3 है। तो जिससे नीचे वाला जो मैक्सिलरी है इसका काम ये है कि कोई अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कोई हार्मफुल एलर्जी वाला या कोई और केमिकल आता है तो ये स्वेल कर जाते हैं और नाक को बंद कर देते हैं। नाक बंद करने का मतलब ये है कि क्वांटिटी हार्मफुल मटेरियल से बहुत ज़्यादा है और नाक का सिस्टम इसको हैंडल नहीं कर सकता है। तो इस तरह से नाक को बंद करके क्वांटिटी जो अंदर जा रही है इसको रोका जाता है, कम से कम किया जाता है, ताकि लंग्स को पहुंचने वाली हवा वो प्रदूषित ना हो और इसको बंद किया जाता है। तो सबसे ऊपर की है ये जो सबसे ऊपर जो साइनस है उसके बहुत पास में है। इस साइनस के पास में यहाँ पर कहीं वो स्मेल को सूंघने की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में बहुत सारे सेल्स हैं। वो सेल्स 100 से ज़्यादा तरह की जो स्मेल्स हैं, गंध हैं, इनको परख सकते हैं, इनको एनालाइज कर सकते हैं। इन सेल्स में एक एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये स्मेल के मॉलिक्यूल्स नाक से होकर ये क्षेत्र में पहुंचते हैं तो इसमें जो सिक्रेशन साइनस का होता है ये उन केमिकल्स को डिज़ोल्व कर देता है और जब वो डिज़ोल्व गंध के केमिकल्स जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर म्यूकोसल सेल के जैसे टकराते हैं तो उनसे एक प्रकार का नर्व इम्पल्स पैदा होता है और ये इसी के आसपास नर्व एंडिंग्स होती हैं जो इन नर्व इम्पल्स को लेकर ब्रेन तक पहुंच जाती हैं और ब्रेन के जो सेरेब्रम का जो क्षेत्र है वो इन गंध को एनालाइज करता है और हम सुगंध को पहचान भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। तो जो साइनस का काम मेनली क्या है कि एक तो ये नाक के अंदर का क्षेत्र जो नॉस्ट्रिल है इसको गीला रखता है, जो बाहर से हवा आती है इसको वो बॉडी टेम्परेचर इन 37 पर एडजस्ट करता है और जो इसमें जो हार्मफुल जो मटेरियल्स होते हैं इनको ये सिक्रेशन के माध्यम से बहाकर शरीर के बाहर फेंक देता है और इस तरह से ये जो नाक का क्षेत्र है इसको वो बचाता है और साथ में वो इनको फेफड़ों तक पहुंचने नहीं देता है। अब देखिए क्या है कि इस तरह से नाक का पूरा सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये अपना काम बहुत बखूबी करता है और सांस के साथ में जो हानिकारक पदार्थ हैं इनको अंदर आने नहीं देता है। अब नाक से संबंधित जो कुछ रोग हैं इनके बारे में अगर हम बताएं तो एक तो है कि साइनोसाइटिस, यानी किसी वजह से अगर साइनस के म्यूकोसल सेल सिक्रीट नहीं कर पाते हैं तो ये हानिकारक पदार्थ नाक से होकर साइनस पहुंचते हैं और साइनस की अंदरूनी दीवार को ये डैमेज करते हैं, यानी वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं।
तो इसे इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस कहते हैं। ये लोकल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा जो है स्मेल की शक्ति ख़त्म होना। इस आज के हम देख रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण हो रहा है, लोगों की सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो ये वायरस इन्हीं क्षेत्र में जो स्मेल को पहचानने की शक्ति रखती है उसको डैमेज करता है। तो यानी कि स्मेल को पहचानना समाप्त हो जाता है। ये किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है और किसी और कारणों से भी हो सकता है। तीसरा, एलर्जी। जो बहुत से एलर्जी वाले केमिकल्स हैं जो इरिटेशन कॉज करते हैं, जो नाक की अंदरूनी सतह को डैमेज करते हैं। तो इनको रोकने के लिए जो सबसे नीचे वाला जो मैक्सिलरी जो मस्कुलर एक्सटेंशन है वो इनको रोक लेता है, नाक को बंद करके, टिश्यूज़ को स्वेल करके। अब इसके बाद में एक और आता है पॉलिप्स। ये पॉलिप्स जो है बहुत ही बारीक, ये जो फुंसियों के आकार के स्ट्रक्चर्स हैं जो नेज़ल के अंदरूनी भाग में पैदा हो जाते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि अगर हम एलर्जी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आगे चलकर यही इस प्रकार के पॉलिप्स पैदा हो जाते हैं। और सबसे आखिरी एक रोग है स्नोरिंग, यानी कि खर्राटे लेना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत खर्राटे लेते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर साइनस में सिक्रेशन बनना बंद हो जाता है तो ये नाक जब बंद हो जाती है तो आदमी मुँह सांस लेता है, और वो मुँह सांस लेने में जो हानिकारक पदार्थ हैं ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो फिर गले में भी एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी इनको आने से रोकता है। तो सांस आगे आने के लिए जब रुकती है तो वो खर्राटे जैसी साउंड पैदा करती है। अब जो रोग तो कई हैं, लेकिन इनकी वजह जो है वो ख़ासकर यही है कि जो ब्लड सप्लाईज हैं, अगर किसी कारणवश उनमें कुछ कचरा या गंदगी पैदा हो जाती है तो वो पूरी ब्लड सप्लाई नाक के विभिन्न अंगों को सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से नाक के अंगों में बहुत प्रकार की जो है डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं, उनकी कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। तो एक तो बहुत बड़ा कारण यह है कि नाक में कचरा ना आए, ब्लड सप्लाई पूरी हो, ये बहुत सुनिश्चित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है टेंशन। अक्सर व्यक्ति जब टेंशन में होता है तो टेंशन के कारण भी जो रक्त की नलिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इससे भी जो नाक के अंग हैं इनको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, तो उनकी भी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस वजह से ये सब रोग होते हैं। तो जो मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि उनके खाने का जो स्टाइल है, क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इसको मैं विस्तार से समझता हूँ। फिर उनसे कहता हूँ कि वो मेरे एक वीडियो को जो इसी चैनल पर आता है उसका नाम है डाइजेशन, इसको देखें। इसमें बताया गया है कि खाने को मुंह में तब तक चबाएं जब तक कि वो पूरा पेस्ट ऐसा पतला ना हो जाए, फिर भी उसको अंदर करें। दूसरा, एक बार खाना खाने के बाद अगले 3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, ताकि जो पहले खाया हुआ खाना जब पेट में पचकर आंतों में चला जाए तो पेट खाली हो जाए, तभी खाने की दूसरी डोज लें। इसके साथ ही
इसी वीडियो में मैंने बताया है कि आप क्या खाएं और कब कब खाएं। इसको देखकर अपनी खाने की शैली को आप बदलें, तो इससे आपके नाक के रोगों में बहुत आपको लाभ होगा। दूसरा, टेंशन। अब टेंशन के लिए भी मेरा एक वीडियो है इसी चैनल पर। इस टेंशन की वीडियो को देखें तो समझेंगी टेंशन के कारण क्या हैं। फिर उन कारणों को कैसे निपटें, कैसे दूर करें, इसके लिए भी इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो है, उसका नाम है स्ट्रेस। भाइयों बहनों, मैं करीब 60 साल से योग का अभ्यास कर रहा हूँ और योग द्वारा ही अपने मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। तो मैंने अपने अनुभव से एक ध्यान या मेडिटेशन की नई क्रिया विकसित की है। आप उसको देखें, उसमें जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार अभ्यास करें। कम से कम दिन में 1 बार या दिन में 2 बार। आप देखेंगे कि आपको नाक के रोगों में बहुत लाभ पहुंच रहा है। अब इसके साथ कुछ क्रियाएं भी करनी होती हैं, योग की क्रियाएं। इसमें एक आता है षट कर्म, यानी कि गंदगी को दूर करना। इसमें सबसे पहला होता है नेति। नेति में किसी योग गुरु के साथ में आप अभ्यास करें तो इसमें एक विशेष प्रकार के लोटे से आपके नाक में, नॉस्ट्रिल में पानी को पहुंचाया जाता है और फिर बाद में उसको बाहर फोर्सफुली निकाल दिया जाता है। तो जो भी कोई गंदगी नॉस्ट्रिल में जमा है वो सब बाहर निकल जाती है और नाक साफ हो जाती है। तो इससे भी नाक के रोगों में काफ़ी लाभ पहुंचता है। अब जो कचरा जो ब्लड वेसल्स के थ्रू, रक्त नलिकाओं के थ्रू नाक के अंगों में आ रहा है, उसमें इस कचरे को दूर करने के लिए कुछ और भी क्रियाएं हैं। उसमें एक क्रिया है कुंजन, जिसमें आप गर्म पानी पीकर उसको बाहर मुंह से निकालते हैं तो पेट के अंदर तक की, शरीर के अंदर तक की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद में एक है शंख प्रक्षालन क्रिया। इसमें वही 3-4 ग्लास गर्म पानी पीकर उसको एक विशेष क्रियाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इससे भी शरीर की सारी गंदगी दूर हो जाती है। अब इसके बाद में सफाई की षटकर्म के बाद में दूसरी क्रिया है कुछ आसन। आसन में सबसे ज़्यादा लाभकारी है आपका सर्वांग आसन। इसको आप योग गुरु की मदद से ही करें और जो 40 साल के कम लोग हैं वो करें, उससे ऊपर के लोग विशेष सावधानी के साथ ही करें। इससे बहुत लाभ होगा। इससे क्या है कि जो सारा खून का प्रवाह नाक की ओर बहुत तेज वेग से, स्पीड से आता है, तो जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नाक की रक्त नलिकाओं में होता है वो सब बाहर निकल जाता है और इससे नाक के अंगों को पूरा पोषण मिल जाता है। अब इसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम में मुख्य रूप से इन 3-4 क्रियाओं को ही करें आप। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी। इसमें भ्रामरी और कपालभाति विशेषकर नाक के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और इसमें भ्रामरी में जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं ये नाक के अंदर के अंगों में जो छुपे, जो जिसमें जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, इसको बाहर निकाल देता है। और कपालभाति में जब बहुत ही फोर्सफुली जब सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो सारा नाक का संस्थान, अंदर का सारे अंग पूरे साफ हो जाते हैं।
तो इनको आप करें और आप देखेंगे कि इन सारी क्रियाओं से जो मैंने आपको बताया कि इसमें टेंशन दूर करना, मेडिटेशन करना और इसमें षटकर्म करना, गंदगी पूरी साफ करना, नेति कुंजल प्रश्न प्रक्षालन से फिर प्राणायाम करना, इन सबको अगर आप करेंगे तो मैं रोगियों को 2 से 4 हफ्ते में ही ठीक कर लेता हूँ। तो ये आप नाक के रोग से बड़े आसान तरीके से आप मुक्ति पा सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इसके लिए नीचे दिए गए जो बेल आइकॉन है इसको आप प्रेस करें। मेरी शुभकामना है कि आप नाक के रोग से मुक्त रहें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस कामना के साथ में नमस्कार।